नमस्कार। बच्चों को बड़ा होते देखना, उनको बदलते देखना कितना अद्भुत होता है ना? कैसे वो धीरे-धीरे सीखते हैं, दुनिया को समझते हैं। हाँ बिल्कुल, एक कमाल का सफर होता है ये। आज हम इसी दिलचस्प सफर पे थोड़ी गहरी चर्चा करेंगे। हमारा विषय है बाल विकास के आधार। हमारे पास कुछ सामग्री है जो इसके अलग-अलग पहलुओं पर रोशनी डालती है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, कैसे ये सब बदलाव होते हैं। हमारा मकसद ये समझना है कि भाई कौन सी चीजें हैं जो एक बच्चे के विकास को तय करती हैं। खासतौर पर विरासत, मतलब हेरिडिटी, और वातावरण यानी एनवायरनमेंट। हाँ, ये दो बड़े स्तंभ हैं। और इनका आपस में क्या रिश्ता है, क्या तालमेल है। और वो बड़ा सवाल तो हमेशा रहता है कि बच्चे के विकास पर ज्यादा असर किसका होता है, जो गुण उसे अपने माँ बाप से मिले या फिर वो माहौल जिसमें वो जी रहा है। चलिए कोशिश करते हैं इसे समझने की। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बाल विकास से। जब हम ये कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ लंबाई बढ़ना तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाल विकास एक बहुत बहुत व्यापक प्रक्रिया है। ये जन्म से लेकर आप कह सकते हैं किशोर अवस्था तक बच्चे में जो भी व्यवस्थित बदलाव आते हैं ना, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, भाषा से जुड़े, वो सब इसमें शामिल है। अच्छा। मतलब जैसे बच्चा पहले घुटनों के बल चलता है, फिर खड़ा होता है, चलता है, बोलना सीखता है, दूसरों से मिलना जुलना सीखता है, ये सब विकास का ही हिस्सा है। और ये सब चीजें अलग अलग नहीं हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं। और ये समझना इतना जरूरी क्यों है? मतलब माता पिता के लिए, शिक्षकों के लिए। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम मतलब पेरेंट्स या टीचर्स विकास के इन पड़ावों को समझते हैं तो हम बच्चे के व्यवहार को बेहतर समझ पाते हैं। हम जान पाते हैं कि किस उम्र में बच्चे से क्या उम्मीद रखना ठीक है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं, उसकी अपनी क्या रुचियां हैं, क्या क्षमताएं हैं। ये समझ हमें उन्हें सही रास्ता दिखाने में, सही मार्गदर्शन देने में मदद करती है। कोई उदाहरण दे सकती हैं? हाँ बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है जो शायद पढ़ाई में, गणित में थोड़ा कमजोर है, लेकिन उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग। या उसे संगीत पसंद है। हाँ हाँ। तो अगर शिक्षक या माता पिता ये बात समझते हैं तो वो उसकी इस रुचि को पहचानेंगे। वो कोशिश करेंगे कि सीखने के तरीकों को उसकी रुचि से जोड़ा जाए। इसे इंटरेस्ट बेस्ड लर्निंग कहते हैं। अच्छा। इससे क्या होता है, बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है। उसे लगता है कि हाँ, मुझ में भी कुछ खास है। ये सिर्फ एकेडमिक मदद नहीं है, ये उसके पूरे व्यक्तित्व के लिए जरूरी है। ये बात दिलचस्प है कि विकास सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि समग्र है, मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट। हाँ बिल्कुल, समग्र विकास यही इसकी कुंजी है। मतलब बच्चे के व्यक्तित्व का हर पहलू, उसकी सोच, उसकी भावनाएं, उसकी भाषा, उसका सामाजिक व्यवहार, उसकी रचनात्मकता, सब कुछ। और ये सब जुड़े हुए हैं। हाँ, पूरी तरह से। एक में जो विकास होता है वो दूसरे को प्रभावित करता है। जैसे स्कूल में बच्चे जब ग्रुप में काम करते हैं या खेलते हैं, हाँ। तो वो सिर्फ काम करना या खेलना नहीं सीख रहे होते। वो एक दूसरे का सहयोग करना सीखते हैं, अपनी बारी का इंतजार करना, अपनी बात रखना, दूसरों की सुनना, अगर कोई मतभेद हो जाए तो उसे सुलझाना। ये सब उनके सामाजिक और भावनात्मक कौशल को मजबूत करता है। सही बात है। और ये मजबूत सामाजिक भावनात्मक कौशल फिर उनकी सोचने समझने की क्षमता यानी संज्ञानात्मक विकास में भी मदद करते हैं। तो चलिए अब उन दो मुख्य आधारों पर आते हैं जिनका जिक्र आपने शुरू में किया था, जो इस पूरे विकास की नींव हैं। हाँ बिल्कुल, वो दो मुख्य आधार हैं। पहला विरासत, हेरिडिटी, जिसे हम आनुवंशिकता भी कहते हैं जी। और दूसरा है वातावरण, एनवायरनमेंट, यानी बच्चे का आसपास का माहौल, उसका परिवेश। ठीक है, तो पहले विरासत की बात करते हैं। ये क्या है, इसमें क्या क्या आता है? सिर्फ शक्ल सूरत? नहीं, सिर्फ शक्ल सूरत नहीं। विरासत यानी वो सब कुछ जो बच्चे को जन्म के समय अपने माता पिता, अपने पूर्वजों से मिलता है, जीन्स के जरिए। अच्छा। इसमें शारीरिक गुण तो आते ही हैं, जैसे आंखों का रंग, बालों का प्रकार, कद की संभावना, शरीर की बनावट। लेकिन इसके अलावा इसमें बुद्धि का एक स्तर, मतलब बौद्धिक क्षमता की एक संभावना, कुछ खास टैलेंट्स या स्किल्स के प्रति एक स्वाभाविक झुकाव, जैसे किसी बच्चे में संगीत की समझ अच्छी हो सकती है या कोई खेल में स्वाभाविक रूप से अच्छा हो सकता है। हाँ, कई बार दिखता है ऐसा। बिल्कुल। और यहाँ तक कि कुछ बीमारियों के प्रति संवेदनशीलता भी हमें विरासत में मिल सकती है। जैसे अगर माता पिता दोनों गणित में बहुत अच्छे रहे हैं तो हो सकता है, ये जरूरी नहीं, पर हो सकता है कि बच्चे में भी गणित के प्रति एक रुझान दिखे। पर यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, विरासत हमें सिर्फ एक
संभावना देती है, एक ब्लूप्रिंट देती है। अच्छा, सिर्फ संभावना? हाँ, ये तय नहीं करती कि बच्चा वैसा ही बनेगा। वो इमारत कैसी बनेगी ये सिर्फ नक्शे पर निर्भर नहीं करता। तो यहीं पर दूसरा फैक्टर यानी वातावरण आता है। बिल्कुल, यहीं से वातावरण की भूमिका शुरू होती है। तो वातावरण में क्या क्या शामिल है? ये तो बहुत बड़ा शब्द लगता है। हाँ, ये बहुत व्यापक है। इसमें वो सब कुछ आ जाता है जो जन्म के बाद बच्चे के विकास पर असर डालता है, मतलब उसके आसपास की दुनिया। जैसे? सबसे पहले और सबसे अहम है परिवार, फैमिली। परिवार बच्चे का पहला स्कूल होता है। हाँ, ये तो है। यहीं वो बोलना सीखता है, आदतें सीखता है, व्यवहार सीखता है, सही गलत की पहली समझ पाता है। घर का माहौल कैसा है, प्यार भरा, सुरक्षित या तनाव वाला, इसका बच्चे के भावनात्मक और सामाजिक विकास पर बहुत गहरा असर पड़ता है। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो समाज, सोसाइटी के संपर्क में आता है। आस पड़ोस, दोस्त, रिश्तेदार, अपनी संस्कृति। यहाँ से वो सामाजिक नियम सीखता है, परंपराएं सीखता है, दूसरों के साथ कैसे रहना है ये सीखता है। जैसे मोहल्ले में मिलकर कोई त्योहार मनाना, ये भी एक तरह का सामाजिक सीखना ही है। बिल्कुल। जो एक नैतिक विकास को भी दिशा देते हैं, रोल मॉडल की तरह। हाँ बिल्कुल। स्कूल में ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं, खेल होते हैं, इनसे बच्चे टीम में काम करना, लीडरशिप करना, ये सब सीखते हैं। स्कूल एक छोटे समाज जैसा है। और आजकल एक और बड़ा फैक्टर है संचार माध्यम, मीडिया, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल। हाँ, इसे तो नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। मीडिया का प्रभाव बहुत ज्यादा है। बच्चों को जानकारी मिलती है, मनोरंजन होता है। हाँ, बहुत कुछ सीखते भी हैं। एजुकेशनल चैनल अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इसके नकारात्मक पहलू भी हैं। बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम, या मान लीजिए कोई हिंसक गेम्स खेल रहा है या गलत जानकारी देख रहा है, वो चिंता की बात है। हाँ, वो बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य और उसके नजरिए पर बुरा असर डाल सकता है। तो इसका संतुलन बहुत जरूरी है। तो हमने विरासत को समझा, वातावरण के अलग अलग हिस्सों को समझा, लेकिन जो सबसे जरूरी बात लगती है वो शायद इनका आपस में जुड़ाव है। ये नेचर वर्सेस नर्चर वाली बहस, क्या ये वाकई मर्सेस हैं? नहीं, यही तो मुद्दे की बात है। अब विशेषज्ञ मानते हैं कि ये वर्सेस यानी बनाम की बहस पुरानी हो गई है। ये बनाम नहीं बल्कि और है, नेचर और नर्चर, विरासत और वातावरण। अच्छा। और हाँ, मतलब ये दोनों अलग अलग काम नहीं करते, ये एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। लगातार एक दूसरे के साथ क्या कहते हैं, इंटरैक्शन करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं। विकास इन दोनों की मिली जुली उपज है। ये इंटरैक्शन कैसे होता है? कोई उदाहरण? जरूर। जैसे हमने संगीत की बात की थी, मान लीजिए किसी बच्चे को विरासत में संगीत की बहुत अच्छी समझ मिली है, उसके अंदर वो क्षमता है, ये हो गई विरासत, नेचर। ठीक है। लेकिन अगर उसे माहौल, वातावरण, नर्चर ऐसा नहीं मिलता जहां वो इसे सीख सके, उसे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं मिलता या घर में कोई उसे प्रोत्साहित नहीं करता, स्कूल में मौका नहीं मिलता, तो क्या होगा? वो जो नैसर्गिक प्रतिभा थी वो शायद पूरी तरह से विकसित ही ना हो पाए या दबकर रह जाए। समझ गया, मतलब विरासत ने बीज दिया पर माहौल ने उसे पनपने नहीं दिया। बिल्कुल सही। या दूसरा उदाहरण लीजिए, मान लीजिए किसी बच्चे की बौद्धिक क्षमता, विरासत बहुत अच्छी है, लेकिन वो ऐसे माहौल में है जहाँ पढ़ाई लिखाई का महत्व नहीं है, घर में कोई पूछने वाला नहीं, सवाल पूछने पे शायद डांट पड़ती हो, या अच्छे स्कूल की सुविधा नहीं है, वातावरण, तो उसकी वो क्षमता पूरी तरह कैसे निखरेगी? शायद नहीं निखर पाएगी। इसके उलट हो सकता है कोई बच्चा औसत क्षमता लेकर पैदा हुआ हो, लेकिन उसे बहुत अच्छा प्रोत्साहक माहौल मिले, अच्छे टीचर मिले, तो वो अपनी उस औसत क्षमता का भी बेहतरीन इस्तेमाल कर सकता है और शायद ज्यादा सफल हो जाए। ये तो बहुत अहम बात है। मतलब विरासत कच्चा माल है और वातावरण उसे शक्ल देता है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं विरासत हमें संभावनाएं देती है, वातावरण उन संभावनाओं को हकीकत में बदलने का मंच और साधन देता है। बच्चे की सोच, उसकी भावनाएं, उसका व्यवहार, सब इन दोनों के मेल से ही बनता है। तो हम विरासत को तो बदल नहीं सकते? नहीं, वो तो नहीं बदल सकते, लेकिन वातावरण पर तो काम किया जा सकता है। बिल्कुल। और यही सबसे जरूरी संदेश है माता पिता और शिक्षकों के लिए, कि हम बच्चे की नैसर्गिक क्षमताओं को पहचानें, उनका सम्मान करें, लेकिन साथ ही एक सकारात्मक, सुरक्षित और अवसरों से भरा माहौल बनाने की पूरी कोशिश करें। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो कुछ मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहली तो ये कि बाल विकास एक बहुत फैली हुई बहुआयामी प्रक्रिया है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, भाषाई सब कुछ इसमें शामिल है। जी हाँ। और दूसरी शायद सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसके दो मुख्य आधार हैं,
विरासत और वातावरण। और ये अलग नहीं है, बल्कि एक दूसरे में गुंथे हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। बिल्कुल। ये पूछना ही शायद ठीक नहीं कि कौन ज्यादा जरूरी है, दोनों ही अनिवार्य हैं। एकदम सही। निष्कर्ष यही है कि हमें बच्चे की जो प्राकृतिक क्षमताएं हैं, जो उसे विरासत में मिली हैं, उन्हें पहचानना है और साथ ही उसे एक ऐसा पोषण देने वाला सकारात्मक वातावरण देना है जिसमें वो क्षमताएं पूरी तरह से खिल सकें, विकसित हो सकें। हमें कोशिश करनी चाहिए कि घर, स्कूल, समाज, हर जगह ऐसा माहौल हो जो हर बच्चे को उसकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करे। बहुत खूब। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। अगर हम ये मानते हैं, और विज्ञान भी यही कहता है, कि एक अच्छा पोषक वातावरण किसी बच्चे की जन्मजात क्षमताओं को निखारने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो एक समाज के तौर पर हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी नहीं है कि हम ये पक्का करें कि हर बच्चे को, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, उसे विरासत में कोई खास गुण मिला हो या ना मिला हो, उसे फलने फूलने का, अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का सबसे अच्छा अवसर मिले? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर करना चाहिए।